नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ब्रॉड डिटरमाइंट्स ऑफ करिकुलम मेकिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल के अंतर्गत हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समावेश इंक्लूजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज का अध्ययन किया था और आज हम उसी का सेकंड पार्ट सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन करेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसके कारण उसके जीवन का कोई भी पक्ष समाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जहाँ तक शिक्षा का संबंध है तो उसका तो प्रमुख लक्ष्य ही बालक का समाजीकरण, सोशलाइजेशन करना अर्थात उसे सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने और समुचित ढंग से समायोजित होने में सहायता प्रदान करना होता है। इससे स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं के बीच होता है। किसी भी पाठ्यक्रम का विवेचन उस सामाजिक आर्थिक स्थिति से अलग करके नहीं किया जा सकता जिससे वह कार्यान्वित होता है। इसलिए कुछ विद्वान पाठ्यक्रम या करिकुलम को एक सामाजिक प्रणाली कहना ठीक समझते हैं, जिसे समाजशास्त्र की सहायता से ही समझा जा सकता है। समाजशास्त्री पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी करता है और उसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निदान में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र हमें इस तथ्य का बोध कराता है कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से विद्यालय सामाजिक लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अतः पाठ्यक्रम का केवल शैक्षिक ही नहीं, सामाजिक महत्व भी है। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन या चेंजेस लाना है, क्योंकि सामाजिक आकांक्षाओं की दिशा ही अपेक्षित या वांछित दिशा होती है। अतः पाठ्यक्रम जहाँ एक और व्यक्ति से संबंधित होता है, वहीं दूसरी ओर समाज से भी जुड़ा होता है। इन्हें पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष भी कहा जा सकता है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से इतने जुड़े हुए होते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत जिस मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वह अनिवार्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। मानव व्यवहार या तो दूसरों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया जाता है या फिर पूर्व संपर्क सूत्रों से प्रभावित होता संपन्न होते हैं। कुछ व्यवहार अवश्य ऐसे होते हैं जो दूसरों से संबंधित नहीं होते और बिना अंतःक्रिया इंट्रैक्शन के ही प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसे व्यवहारों की संख्या अति न्यून होती है और वे कुल व्यवहारों का अंततः अंशी होते हैं। हम
जो भी सीखते हैं वह प्राय शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न स्थलों जैसे कक्षा, खेल का मैदान, परिचर्चा, सभा आदि में हुई प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। इस प्रकार लगभग पूर्ण शिक्षा सामाजिक प्रवृत्तियों से संबंध रहती है। विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर क्या पढ़ाया जाना है और क्या नहीं, यह सब सामाजिक संदर्भ में ही निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। समाजशास्त्री बुरकॉवर के अनुसार शिक्षा समाजीकरण का पर्याय है। मार्गरेट मीड ने शिक्षा को ऐसी सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा प्रत्येक शिशु मानव समाज का सदस्य बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर बल देते रहे हैं, भले ही कभी इस उद्देश्य की प्रधानता रही और कभी कम महत्व रहा। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रमुख प्रवर्तकों में पेस्टालॉजी ने शिक्षा का उद्देश्य समाज हित बतलाकर, हार्वर्ड ने नैतिक विकास पर बल देने की बात कहकर और फ्रोवेल ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बतलाकर शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का बीजारोपण किया। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रमुख समर्थक हार्वर्ड और उसके समर्थकों ने समाज के हित के लिए वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों को महत्व देकर शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति की नींव को मजबूत किया। 18वीं शताब्दी की यूरोपीय देशों की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विचारकों ने श्रमजीवियों एवं जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया, जिससे सामाजिक दृष्टिकोण और भी सुदृढ़ हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता, समानता और सहयोग पर बल देने वाली प्रजातांत्रिक भावना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके स्थायित्व के लिए समाज हित शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। इन सभी परिस्थितियों से प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान अगस्ट कॉम्टे ने एक नवीन सामान्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र को जन्म देकर शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति को पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रख दी। अतः शिक्षा के सामाजिक संदर्भ के विषय में पाठ्यक्रम के संबंध में एक बात विचारणीय है कि शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग थलग होकर काम नहीं करती जिसका वह एक मार्ग है। जातिगत, आर्थिकगत और स्त्री पुरुष संबंधों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास जो इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषता है, से शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है। स्कूल में नामांकित होने वाले और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों के अनुपात के मामले में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समुदायों में जो गहरी विषमता देखी जाती है, उसमें यह प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी गरीब वर्गों और धार्मिक एवं अन्य जातीय अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक असुरक्षित होती हैं। इन बच्चों का अलग अलग शैक्षिक अनुभव भी होता है। इसके अतिरिक्त असमान लैंगिक विषमता भी व्याप्त रहती है, जिसके लिए पाठ्यचर्या में ऐसे प्रकरण अवश्य होने चाहिए जिससे इस लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सके।
इस प्रकार शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिसे पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा परिकल्पना व व्यवहार दोनों रूपों में संबोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना, ताकि ज्ञान और अनुभव के नए क्षेत्र उसमें शामिल किए जा सकें। शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया, शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने के विषय में सजग हो, आत्मविश्वास और आलोचनात्मक जागरूकता का विकास करने संबंधी पहलुओं को पाठ्यचर्या या करिकुलम में शामिल करना होगा। अतः जरूरी है सामाजिक सांस्कृतिक संसार के अनुभवों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इस बात की जरूरत है कि बच्चे पाठ्यपुस्तकों में नवविध जीवन शैली और लोगों में अनेकत्व की अभिव्यक्ति और चित्रण को पहचानें। इन वर्णनों में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय का अति सरलीकरण ना हो, ना ही उन पर कोई ठप्पा लगाया जाए, ना ही उनके बारे में कोई निर्णय सुनाया जाए, बल्कि विद्यार्थी स्वयं सामाजिक अध्ययन में के अंतर्गत सामाजिक समूहों को खुद ही चित्रण करें। बच्चे सीधे ग्राम पंचायत के सदस्य से संपर्क करके संवाद कर सकते हैं, जिन्हें स्कूल में भी बुलाया जा सकता है कि वे विस्तार से बताएं कि विकेंद्रीकरण से स्थानीय नागरिक मुद्दों को संबोधित करने में कैसे मदद मिल सकती है। तो ये थे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व आर्थिक विभिन्नता, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। धन्यवाद।